हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस की क्लास में, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा है फ्यूल। जिसमें हम ईंधन को पढ़ रहे हैं, एनर्जी को पढ़ रहे हैं कि एनर्जी जो हमारा एक रिसोर्स है ईंधन के रूप में कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं, है ना। तो वही सारा टॉपिक आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ चुके थे कि ईंधन फ्यूल क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे मिलता है। उसमें CO2 को हमने पढ़ा था, है ना। CO2 के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, देखो जीएस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, उसमें जो साइंस है वो एक बहुत छोटा सा कंटेंट है वहाँ पे। ठीक है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और डीप पढ़ना चाहिए साइंस के लिए, तो भैया वो नेट वेट देख लो अपना। ठीक है, नेट JRF देख लो। ठीक, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए तो इतना साइंस बहुत होता है जितना इसमें है। ठीक, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होती है। हमें केवल एनवायरमेंटेड, जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसके बेसिस पे जो साइंस है हमें उसको पढ़ना होता है, केवल ओनली, बस। उससे ज्यादा हमें उसमें कुछ नहीं, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ज्यादा मैं फिर से वही बात आपको समझाने की बार बार कोशिश करती हूँ कि आप लिमिटेड पढ़िए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप ज्यादा के चक्कर में ना बहुत चीजें आप लॉस कर देंगे। आपको केवल अपना एक सीट से मतलब होना चाहिए, आप केवल उसको पे ध्यान फोकस रखिए, आपको केवल एक सीट ग्रैब करनी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते रहिएगा ध्यान से। डीप जितना पढ़ना है, डीप में भी कहीं से और थोड़ा कुछ आएगा नहीं, इसे सब पढ़ना है। ठीक है, तो पहले बेसिक तो पता होना चाहिए डीप पढ़ने के लिए, लेकिन ये बेसिक्स हैं, हम बेसिक्स को क्लियर आप कर दीजिए। कंटिन्यू करते हैं। आज फ्यूल हमने उसमें पढ़ लिया था, उस दिन हमने फ्यूल की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, तो फ्यूल को आज फिर से कंटिन्यू करते हुए, ईंधन को फिर से कंटिन्यू करते हुए, हमने जो उसमें पढ़ा था, हमने CNG पढ़ा था लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गोबर गैस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, गोबर गैस। इसको हम बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। अब बायोगैस होती क्या है? बायोगैस का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे घर में घर होता है, अगर गांव में आपने देखा होगा, गांव में क्या आजकल शहरों में भी सब गाय रख रहे हैं, भैंसे रख रहे हैं, या फिर कोई भी जानवर हम रखते हैं। ठीक, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, जो वो गोबर होता है, उसका जो गोबर होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करते रहते हैं। जो डेयरी फार्मिंग वगैरह होती है वहां पर बायोगैस प्लांट बहुत लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बायोगैस प्लांट होता क्या है कि सपोज एक हमारे पास इतना बड़ा टैंक है, हमने गड्ढा खोदा, उस टैंक को गड्ढे में फिट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक इसके बकेट लगी हुई होती है, और इस बकेट में पाइप जॉइंट रहता है, यहाँ से इसके अंदर जाए। हमने क्या किया, इसमें स्लरी डाली। क्या डाली? हमने इसमें स्लरी बनाई। ठीक, स्लरी क्या होती है? गोबर और पानी का मिश्रण होता है। हमने घोल बनाया, घोल बना के इसमें डाल दिया, और ये हमारा चला गया इसमें। अब ये क्या हो रहा है, इसमें सड़ रहा है, ये गोबर क्या हो रहा है, इसमें सड़ रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से सड़ जाएगा। तब कहीं जाके हमारी क्या बनेगी, मीथेन बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये दोनों ही गैसेस मिलके जब यहाँ पे हमारा एक आउटलेट लगा हुआ होता है, ठीक है, कवर्ड होता है पूरी तरह से, जस्ट लाइक सिलेंडर कवर रहता है ना, बस उसमें पाइप लगा रहता है। अब आप उस पाइप को लगाइए। ठीक, और इस पाइप में क्या रहता है, एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? रेगुलेटर, जो इसकी गैस का इनलेट का और आउटलेट के रेगुलेट करता है इसको। कब इसमें गैस बाहर जानी चाहिए, कब इसमें गैस कम अंदर आनी चाहिए, उन सारी चीजों को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऑन किया, गैस आना शुरू हो गया, ऑफ कर दिया तो गैस नीचे में रिमेन हो गया। अब जो ये बायोगैस प्लांट होते हैं, ये दोनों लेवल पे लगाए जाते हैं, बड़े लेवल पे भी और छोटे स्मॉल लेवल पर भी। स्मॉल लेवल पर हमने लगा लिया, हमें घर के जो काम होते हैं, छोटे मोटे खाना बनाना, है ना, तो हमने उसी पर्पज के लिए इस गैस को लगा दिया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो गैसीय फ्यूल होते हैं, जो गैसीय ईंधन होते हैं, उनको जलाने पर धुआं नहीं आता है। तो जैसे ही बायोगैस का, गोबर गैस का हम यूज करते हैं, तो इसमें भी जलने पर धुआं नहीं आता है। आप डायरेक्ट गोबर के कंडे बनाइए, सुखाइए, उनको जलाइए, वो धुआं देंगे। राइट, तो क्या करते हैं, वो धुआं देते हैं। लेकिन गोबर गैस क्या होती है, 100% इको फ्रेंडली होती है। इको फ्रेंडली होती है, कोई उसमें धुआं नहीं होता, कुछ नहीं। और जैसा स्टोव होता है, वो वैसे ही पाइप की तरह उसमें अटैच होकर और ये गोबर गैस जलना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमने एक छोटा सा पढ़ लिया तरीका कि किस तरह से बायोगैस क्या है, बनाई जाती है। इसमें स्लैरी हम याद रखेंगे, स्लैरी की हेल्प से गोबर और पानी का जो घोल होता है उसको स्लैरी कहते हैं। ठीक है, इतने चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि गोबर गैस क्या है।
तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा लिखेंगे कि गोबर और पानी, इसको डंग भी कहते हैं। काव डंग हो गया, बफलो डंग हो गया, जिस जो भी एनिमल है जिसका डंग है उसका डंग हो गया। तो गोबर और पानी को स्लरी बनाकर, ठीक है, स्लरी बनाकर जब सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है, तब उससे मीथेन गैस बनती है और इसी गैस को, इसी गैस को गोबर गैस, गोबर गैस कहते हैं। इसी गैस को क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं, या फिर हम कहते हैं उसको बायोगैस। ठीक है, नेचुरल तरीके से बनी है। ठीक, गोबर की सहायता से बनने वाली गैस को हमने क्या कह दिया? गोबर गैस कह दिया। ठीक है, अब कॉमन सी बात है कि सिर्फ गोबर ही इसमें चाहिएगा क्या? नहीं, इसके क्या क्या सोर्सेज हो जाते हैं, स्रोत इसके क्या क्या है, स्रोत लिखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये हमको मिलता है। ठीक है, आपने दीमक देखा होगा, तो दीमक की जो बावी होती है, बावी, दीमक की जो बावी होती है वो इसका रिसोर्स होती है। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की क्रिया के बाद जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो इसका बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारे एनिमल होते हैं, एनिमल डंग, ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि पशुओं का, पशुओं का गोबर। ठीक है, एनिमल डंग जिनको हम कहते हैं, पशुओं का गोबर जिन्हें हम कहते हैं, वो सब इसके क्या हो जाते हैं? रिसोर्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कि जितने भी आपने देखा होगा कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदल जो होते हैं, दलदल क्या होता है? कीचड़ होता है, गाढ़ा कीचड़ होता है, तो वो भी दलदलीय क्षेत्रों से जो भी उनको अपशिष्ट मिलता है, जितना भी आपको वेस्ट मटेरियल लगता हो आपके घर का, ठीक है, इसमें हम ऐसा नहीं है कि केवल यही चीजें डलती हैं, जो हमारे घर का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है, देखो भैया वेस्ट भी दो तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, वेस्ट भी जो होता है हमारा, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वेस्ट, ये दो तरीके का होता है। पहले इस कंटेंट को समझो, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो वातावरण में स्वयं अपघटित हो जाए, स्वयं अपघटित हो जाए, यानी कि खुद ही टूट जाए, खुद ही सड़ जाए, किसी चीज रिसोर्स की आवश्यकता नहीं पड़े, जीवाश्म खुद ही वो क्या हो जाए, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से क्या हो जाए, खुद ही वो टूटकर कैसा हो जाए, बिल्कुल एनवायरमेंट में मिल जाए, मिक्स हो जाए, डिग्रेड हो जाए, टूट जाए, सड़ जाए, गल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। इसमें हमारा जैसे कोई एनिमल है, वो डेड एनिमल हो गया, एनिमल है जिसकी डेथ हो चुकी है, अब उसे क्या होगा, कुछ माइक्रोब्स उसको क्या करते हैं, सड़ाना शुरू कर देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, पील्स होते हैं, पील्स मतलब छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सब क्या है? ये सब बायोडिग्रेडेबल है। आप डाल दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखोगे पहले वो सूख जाएगा, सूखने के बाद आपको वहां से दिखेगा नहीं, वो बिल्कुल क्रश हो जाएगा, चूरा होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पील्स होते हैं, वो पील्स मतलब किसके? जो भी हमारे फल होते हैं घर में, सब्जियां होती हैं, सबके। ठीक है जी, कोई फल या सब्जी हमारा सड़ जाए, सब्जी क्या हो जाए, सड़ जाए, तो वो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जो सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, जो वातावरण में स्वयं अपघटित नहीं होता, अपघटित नहीं होता। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाता है, वातावरण में स्वयं अपघटित नहीं होता,
जैसे हमारा आ गया प्लास्टिक, ठीक है, ये नहीं टूटेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। प्लास्टिक इसको यूज या तो रीयूज करो, 3R कॉन्सेप्ट लगाओ इसको, तो है ना, तब कहीं जाके ये क्या होगा, अपने आप से सड़ेगा गलेगा नहीं। पॉलिथीन होती है, ठीक है, पॉलिथीन होती है, प्लास्टिक होता है, ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो गलता सड़ता है ही नहीं बिल्कुल भी, जैसा आपने डाल दिया सालों साल ये वैसा ही रहेगा, ठीक है, कहीं पे भी सड़ेगा गलेगा नहीं। तो ये कैसे हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेड लाइफ ने जिसको डिग्रेड कर दिया और जिसे लाइफ डिग्रेड ना कर पाए, लाइफ कौन, इन सारी चीजों को जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीजों को या कैसे भी उनको खा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, इनको इन पे माइक्रोब्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो सब इसमें यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, सब इसमें क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। तो उनका गोबर गैस प्लांट बनाने में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी इतनी चीज क्लियर है, ये इनके बाद समझ में आ गया होगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, इससे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो गोबर गैस बनाने में सारा कौन सा वेस्ट चलता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चलता है, अपशिष्ट पदार्थ चलते हैं, ठीक है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा आता है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, ठीक है, ये किससे होता है, CO प्लस H2, इसका मिश्रण होता है, CO प्लस H2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। इन दोनों से मिलकर जो गैस तैयार होती है उसका नाम होता है भाप अंगार गैस, ठीक है। इसका जो हम यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। हम इसका यूज करेंगे, जो भी हमारी मशीनरी होती है उसको चलाने में यूज करते हैं, ठीक है, पहले ट्रेन को चलाने में इसी गैस का यूज करते थे, ठीक, तो एज अ ईंधन इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है जी वायु अंगार, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वायु अंगार गैस, ठीक। ऐसे ही वायु अंगार गैस होता है, वायु अंगार गैस किसका होता है, वायु अंगार गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल भी किसमें करते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम किसमें, ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं कांच के उद्योग में, कांच के उद्योग में, कांच के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई दो। फिर हमारी तीसरी आती है कोल गैस, कोल गैस, ठीक है। कोल गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कोल गैस क्या होती है सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। कोल गैस क्या हो गई, जिसमें CO प्लस CH4 प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, इन तीनों को मिला के जो नई तैयार गैस होती है उसको हम कोल गैस कहते हैं। और ये तीनों मिलाने की एक विधि होती है, इन तीनों गैसेस को मिलाने की क्या होती है, विधि होती है, और उस विधि का नाम होता है भंजक आसवन विधि, भंजक आसवन विधि, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है जी, कि भाई CO है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 कर लो या CO कर लो, ठीक है, जो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मीथेन और हाइड्रोजन को मिलाने की जो विधि होती है, इनसे कोल गैस बनाने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है, भंजक आसवन विधि होती है। फ्यूल है, इसका भी हम खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है, अब एक टॉपिक आता है ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान, ठीक है। ये क्या होता है कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर, ईंधन को जलाने पर प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हमें 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त हुई, उस मान को, उस मान को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं, उस पर्टिकुलर ईंधन का, ठीक है। ये ऊष्मीय मान ही तय करता है कि उसकी कीमत क्या होगी, ईंधन की कीमत
क्या होगी, ऊष्मीय मान के आधार पर ही क्या होता है, ईंधन की कीमत तय की जाती है, ईंधन की कीमत तय की जाती है। यानी कि अगर ऊष्मीय मान ज्यादा होगा, ऊष्मीय मान अगर कितना है, ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उसकी कीमत भी क्या होगी, कीमत भी ज्यादा होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान है इसका, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान। ठीक है जी, और इसीलिए हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जलने में, एनर्जी बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम किसका कैसे करते हैं, हाइड्रोजन का करेंगे भविष्य में, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है जब ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब अगर हम बना रहे हैं तो वो इतना एनर्जेटिक है कि उसमें यूरेनियम भी उसके आगे फेल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का ही होता है, इसी को आगे क्या कहेंगे, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, नोट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आता है नॉकिंग। नॉकिंग को कहते हैं अपस्फोटन। ये क्या होता है, ये किसी भी ईंधन में कितनी अशुद्धि है, ठीक है, किसी भी ईंधन में, किसी भी ईंधन में उसकी अशुद्धि, अशुद्धि को बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा नॉकिंग होगा, जितना ज्यादा अपस्फोटन होगा, उतना ज्यादा ईंधन क्या होगा, खराब होगा। जितनी अशुद्धि, जितनी अशुद्धि होगी ईंधन में, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा घटिया ईंधन होगा, उतना ही ज्यादा घटिया ईंधन होगा। ठीक है, आप, पेट्रोलियम एक प्रोसेस होता है कि जिससे पेट्रोल को निकाला जाता है, तो पेट्रोल सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। इसीलिए वो ज्यादा कॉस्टली है, कम मात्रा में निकलता है, बिल्कुल शुद्ध रूप में निकलता है, इसीलिए क्या है, वो बिल्कुल ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन जब पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त होता है, फिर डीजल मिलेगा, फिर केरोसिन मिलेगा, फिर वैक्स मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो अशुद्धियां भर जाती हैं, उतना ज्यादा वो क्वालिटी उसकी लो हो जाती है, और जितनी ज्यादा लो क्वालिटी होगी उतना ज्यादा चीजें सस्ती आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो पेट्रोल इसीलिए महंगा होता है क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध रूप होता है किसका, पेट्रोलियम का। ठीक, इसीलिए अगर कोई भी खराब पेट्रोल या डीजल मिक्स करके आपको देने की कोशिश करता है, तो जो आपका वाहन होता है, गाड़ी होती है, बाइक होती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है, उसका इंजन खराब हो जाता है। ठीक है, और फिर उस इंजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मोबिल ऑयल का। हम उस इंजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबिल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, इंजन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इंजन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, साफ रखता है उसे, गुणवत्ता को बढ़ाता है, इंजन को साफ करने का काम करता है। कौन, मोबिल ऑयल, याद रखिएगा। ठीक है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है कौन, मोबिल ऑयल। ठीक है, मोबिल ऑयल जिसको आप कॉमन भाषा में मैंने बहुत सुना है, होता है मोबिल ऑयल होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा घटिया ईंधन आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपके जो वाहन होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। इसीलिए पेट्रोल महंगा होता है, गुणवत्ता की बात होती है सब। ठीक है, पेट्रोल से भी गाड़ियां चलती हैं, डीजल से भी गाड़ी चलती है, तो सबके किसकी बात है, इंजन की बात होती है, किसका इंजन उसको शुद्ध करके ले रहा है, और किसका इंजन उस एनर्जी को ऐसे ही रिमेन रूप में इस्तेमाल कर लेता है। कोई गाड़ी आपने देखी है कि उससे केरोसिन से चल जाती हो, या तो फिर गैसीय ईंधन चाहिए, है ना, या मोम से चल रही हो, नहीं ना, तो किससे चल रही है, पेट्रोल से चल रही है और डीजल से चल रही है, क्योंकि वही दोनों सबसे शुद्ध रूप माने जाते हैं, किसके, पेट्रोलियम के। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब जब हम अशुद्धि की बात कर रहे हैं, तो अशुद्धि किसमें होगी, पेट्रोल में भी होती है, अशुद्धि हमारी डीजल में भी होती है। ठीक है, और ये मोबिल ऑयल क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है, किसकी गुणवत्ता, इंजन की गुणवत्ता, यानी कि जो अशुद्धियां होंगी आपके फ्यूल में, उनको वो क्या कर देता है, साफ कर देता है।
इंजन को तो चाहिए ऑयल, ठीक है। अब ये जो पेट्रोल है इसमें जो अशुद्धियां मिलेंगी उन अशुद्धियों का पता लगाने की विधि होती है, ठीक है। उन अशुद्धियों का पता लगाने की विधि होती है। ठीक, तो जब पेट्रोल की अशुद्धि होगी उस पेट्रोल की अशुद्धि को ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर विधि द्वारा पता लगाया जाता है। और डीजल की अशुद्धि का पता लगाया जाता है C10 विधि द्वारा, C10 विधि द्वारा। ये दोनों विधि है किसके लिए? अशुद्धि पता करने के लिए। किसकी? पेट्रोल डीजल की अशुद्धि पता करने के लिए। तो अगर पेट्रोल की अशुद्धि पता करनी है तो ऑक्टेन नंबर विधि चलती है, डीजल की अशुद्धि पता करनी है तो C10 विधि चलती है, ठीक है। यहाँ तक नोट करेंगे। फिर हमारा एक और आता है जिसको हम कहते हैं कार्बन, सबसे मेन होता है क्या? कार्बन, ठीक है। इसका ऊष्मीय मान बाकी फ्यूल से ज्यादा होता है। जितने भी फ्यूल अब के आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो भी फ्यूल हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं उनके हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान इसका है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। अब जो कार्बन होता है वो होता है हमारा 4 प्रकार का। कार्बन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब इस कार्बन 4 प्रकार के कार्बन में कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले की हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा एंथ्रेसाइट। सबसे पहला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। देखो, दूसरा होता है लिग्नाइट, ठीक है। तीसरा होता है पीट कोयला, ठीक है। तीसरा होता है पीट कोयला और चौथा होता है हमारा बिटुमिनस। चौथा कौन सा होता है? बिटुमिनस। देखो, जो कोयला होता है ना, ये तो 4 प्रकार का कोयला हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक। जो कोयला होता है, कोयले को जब खोजा गया है ना, जैसे ही कोयले की खोज की गई, कोयले की खोज के बाद इसको क्या कहा गया? इसको ईंधन का राजा कहा गया, ईंधनों का राजा कहा गया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया औद्योगिक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ईंधन हो गया कौन? कोयला। किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र समझते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे। और जब एनेथ्रेसाइट आया तो एनेथ्रेसाइट में क्या हुआ? एनेथ्रेसाइट के बारे में एक साथ के साथ पढ़ते हैं। एनेथ्रेसाइट में मिला हमें 80 से 90% तक कोयला इसमें मिला, ठीक है। तो इसका यूज औद्योगिक क्षेत्र में और ज्यादा हम करने लगे। तो ये क्या ले आया? ये औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ले आया ईंधन के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन यही रहा, सबसे उपयुक्त ईंधन यही रहा, ठीक है। एक क्रांति सी आ गई थी कि अभी हमें ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ट्रेन भी उन्हीं से बनाना शुरू किया, हमारे जितनी फैक्ट्रीज वगैरह होती थी सब कोयले से चलती थी। आजकल इलेक्ट्रिक हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति आ गई है ना, तो पहले किसमें आई थी? कोयले में आई थी। ये एक तरह से राजा मिल गया था कि अब ये बढ़िया रहेगा, है ना। उसमें मान बहुत ज्यादा है, बल्क में बहुत था हमारे पास, तो महंगे सस्ते की तो परेशानी खत्म हो गई थी, उचित रेट पे हमको ये मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एरेथ्रोसाइट हमको मिला, तो इसमें 80 से 90% तक हमारा कोयला रहा। हमें इसमें यही चीजें ध्यान रखनी है कि किसमें कितना कोयला और उसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इतना नोट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है बिटुमिनस। फिर कौन सा आता है? फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में हमारा जो कोयला मिलता है 70 से 60% मिलता है ना। यानी कि ज्यादा इस्तेमाल किसका होगा? इसका होगा। फिर आता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो हमारा कोयला मिलता है वो 55 से 60 मिलता है, 55 से 60% तक मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है पीट कोयला। पीट कोयला, अब पीट कोयला बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है, उसमें हमारे 40 से 45% तक ही केवल इसमें आपको कोयला देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो सबसे लो क्वालिटी का पीट कोयला ही आता है। ठीक है, अब इसमें क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? पीट कोयला से शुरू करते हैं। इसमें कोयला कम है, बाकी चीजें ज्यादा है, तो ये जलेगा कम, धुआं ज्यादा देगा, एनर्जी कम देगा, धुआं ज्यादा देगा, जलेगा कम, धुआं ज्यादा। लिग्नाइट में कोयला 55 से 60% हो गया, यानी कि ये क्या होगा, इसमें भी धुआं क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। बिटुमिनस में ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन एरिथ्रोसाइट से ज्यादा धुआं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, राख और धुआं एरिथ्रोसाइट में कम होता है, मात्रा उसमें क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, कोयला 80 से 90% है, तो इसमें इसलिए राख और धुआं क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे जैसे इनका परसेंटेज कोयले का घटता जाएगा, वैसे वैसे राख और धुआं ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारी बात हो जाती है किसकी, फ्यूल की। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसी भी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो क्या हो, कोई भी गाड़ी हो या कुछ हो, सबको फ्यूल की जरूरत होती है, हमें भी जरूरत होती है। हम स्कूल का फ्यूल कैसे मिलता है हमको, हमें फूड के जरिए मिलता है। ठीक है, अब जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ होंगे जो मुलायम भी होंगे, कुछ होंगे जो कठोर भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम बिटुमिनस की बात करते हैं, तो बिटुमिनस कैसा होता है, ये एक मुलायम कोयला होता है। कैसा होता है, मुलायम कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस कैसा होता है, मुलायम कोयला होता है। ठीक, लिग्नाइट, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा कोयला। ठीक है, लिग्नाइट क्या हो गया, भूरा भूरा कोयला हो गया। ठीक, अब ये जो पीट कोयला है, ये तो बिल्कुल ही निम्न क्वालिटी का हो गया, निम्न स्तर का है, तो इसका तो इस्तेमाल होगा ही कम। इन तीनों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अब तो बंद हो गई है, पहले ट्रेन भी किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, बहुत सारा धुआं ऊपर से निकलता रहता था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग क्वालिटी का ही फर्क होता है, जिसमें धुआं ज्यादा, उसमें कार्बन कम, बाकी चीजें ज्यादा ऐड हुई। ठीक है, इतनी चीज यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फ्यूल के बारे में। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से, इसके की नोट बना लेंगे। ठीक, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अब शुरू होगा, वो हमारा शुरू होगा फिजिक्स। केमिस्ट्री में आप इतना पढ़ लेंगे, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। इससे ज्यादा आप कितना भी पढ़ते जाइए, पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, पढ़ने के लिए में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत है टॉपिक। ठीक है, कल मिलते हैं।